अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, मालियाती बिल 2021 भी कसरत राय से कल हमने देखा कौमी असम्बली से मंजूर हो गया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल भी 2021 कसरत राय से मंजूर हो गया। और नाजरीन, ये तमाम मामला अब हमारे सामने हैं कि अपोजिशन के बुलंदो बांग दावों के बावजूद और उनकी बड़ा बड़ा अनफ्लिंचिंग किस्म की कमिटमेंट थी अपोजिशन की कि किसी भी सूरत इन तमाम बिल्स को और इन तमाम तरामीम को पास नहीं होने दिया जाएगा। कौमी असम्बली से हर तरह के राब्ते किए जाएंगे, हुकूमत की तरफ के लोग तोड़े जाएंगे, इत्तेहादी जमातों से लोगों को अपनी तरफ किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा नाजरीन कि हुकूमत को कोई मुश्किल पेश ना आई इन तमाम के पैसेज में। IMF का भी खैर इसमें एक बहुत अहम ऑब्वियसली रोल है, क्योंकि IMF की कड़ी शराइत हैं जिनकी वजह से ये तमाम तरमीम करी गई हैं। और ये शौकत तरीन साहब भी जब उन्होंने प्रेजेंट किए थे ये तमाम बिल्स, उस वक्त भी उन्होंने ये बताया था अवाम को। जो इसमें नाजरीन इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो तरामीम अपोजिशन की तरफ से पेश की गई थी, तमाम की तमाम तरामीम जो है वो रद्द की गई हैं, इन द सेंस कि उनको माना नहीं गया है। अच्छी तकारीर की अपोजिशन के लीडरान ने, ख्वा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो साहब हों या अपोजिशन के दीगर अरकान हों, तमाम की तरफ से अच्छी तकारीर नजर आई। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जो उनकी तरामीम थी पेश की गई, उनको नहीं माना गया है। और एक वॉइस काउंट भी हुआ अपोजिशन की पेश करदा तरामीम पर। पहले तो आवाज़ की येस और नो के बुनियाद पर वोटिंग ली गई स्पीकर की तरफ से, लेकिन उसके बाद जब अपोजिशन ने इसरार किया कि बाकायदा वोट काउंट हो, वॉइस काउंट के अलावा वोट काउंट भी हो, तो उसके बाद अपोजिशन के वोट्स भी काउंट किए गए, जिसमें अपोजिशन को शिकस्त हुई। 150 वोट्स अपोजिशन के हक में आए, जबकि 168 वोट्स अपोजिशन की तरामीम की मुखालफत में आए। तो नाजरीन, ऑब्वियसली इसमें बड़ा एक वाजे हमें नजर आया कि हुकूमत का पलड़ा भारी रहा। गोया ये कि पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था PTI का, जिसकी सदारत वजीर आजम इमरान खान ने की थी, उसमें हमने खासा जो रिपोर्ट सामने आई उसके बाद उसमें हमने खासा एक इंटरेस्टिंग मुकालमा देखा, बिलखुसूस जनाब परवेज़ खटक और वजीर आजम इमरान खान के बीच। और जो ख़ास तौर पर गैस के किल्लत के हवाले से मसाइल हैं उनको, क्योंकि वजीर दिफा जनाब परवेज़ खटक ने उस पूरे इजलास में उन्होंने ये बात की और हुकूमत के काफ़ी अरकान ने महंगाई के हवाले से अपने शिकवे शिकायत किए, तमाम को एड्रेस किया गया। और उसके बाद यही नाजरीन वो तमाम लोग थे, यहाँ तक वजीर आजम इमरान खान ने, जो कि रिपोर्ट्स आई हैं उनमें उन्होंने ये तक बात की कि अगर आपने वोट नहीं देना तो ना दें, लेकिन इस मामले में मुझे ब्लैकमेल ना किया जाए और मेरे कोई कारोबार नहीं है तो लिहाजा मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। उन्होंने इन तरह के अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तमाम तर लोग जिनकी तरफ से शिकायत थी वो उसी तमाम मनी बिल्स पर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तरमीमी एक्ट्स पर उन्होंने वोट भी दिया। यानी हुकूमत के तो नंबर्स यहाँ पर हमने देखे कि पूरे थे और वो बासानी इन बिल्स के पैसेज में कामयाब रहे। याद रहे नाजरीन, जब शौकत तरीन साहब ने ये तमाम बिल्स को, इन तमाम रादर तरामीम को जब उन्होंने प्रेजेंट किया था कौमी असम्बली में, उस वक्त भी अक्सर लोग ये बात करते हुए नजर आए थे कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, जनाब आसिफ अली जरदारी और अख्तर मेंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अपोजिशन बेंचेस से रहनुमा थे, लीडरान थे, उनकी अदम मौजूदगी नजर आई, उनकी एब्सेंशिया नजर आई। लेकिन जब पूछा गया, हमने अपने प्रोग्राम में भी ये बात की, तो उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि MNA PMLN की शिजा फातिमा थी और उन्होंने ये बात की कि जब काउंट होगा तो ये तमाम लोग मौजूद होंगे और पूरा जोर लगाया जाएगा कि इन बिल्स की मुखालफत की जाए और इनका रास्ता पार्लियामेंट से रोका जाए। ऐसा ना हुआ। दूसरी बात नाजरीन करने की यह है कि क्या हुकूमत को भी चाहिए था कि कुछ तरामीम अपोजिशन की भी मान ली जाती, तो क्या बेहतर ना होता एटलीस्ट ये कि अपोजिशन को कुछ अपनी इन्वॉल्वमेंट लगती, कुछ ओनरशिप लगती इन तमाम मामलात पर और इन तमाम कानून साजियों पर। जैसे वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन ने भी कुछ अच्छी तरामीम पेश की हैं और उसके बाद इन मनी बिल्स को पास किया गया है, जिसमें यह कि जो आम आवाम पर जिन चीज़ों से टैक्स आयद किया जा रहा है, जिसमें लाल मिर्च है, आयोडाइज्ड सॉल्ट है, बेकरी आइटम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, ये तमाम वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें हैं चीदा चीदा जो कि वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन ने खुद एडवाइस की कि इनके ऊपर से टैक्स एग्जेम्पशंस को विड्रॉ ना किया जाए। तो क्या अगर इस तरह की ही कुछ तरामीम अपोजिशन की तरफ से मान ली जाती हुकूमत की तरफ से, और वो क्या अच्छा ना होता कि इनके ऊपर अगर कंसेंसस हो जाता, थोड़ी अपोजिशन को भी ओनरशिप फील होती। तमाम उमूर पर नाजरीन बात करेंगे और सबसे ज़रूरी बात हम नाजरीन ये करेंगे कि अपोजिशन तो चाह रहे थे कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं, पार्लियामेंट में कोई मोशन या कोई मूवमेंट उनके खिलाफ करें। अब क्या इसका मुस्तकबिल होगा, जबकि ये तमाम बिल्स अपोजिशन के बुलंदो बांग दावों के, बहुत बड़ी बड़ी बातों के बावजूद भी पास हो गए हैं। तो अब क्या कोई इस किस्म की
मोशन या कोई मूवमेंट पार्लियामेंट के फ्लोर से की जाएगी ऑपोजिशन की तरफ से हुकूमत के खिलाफ, या फिर ऑपोजिशन इन तमाम तर चीज़ों को अवॉइड करेगी ताकि मजीद कोई एम्बेरसमेंट उनको ऑपोजिशन पार्लियामेंट में ना हो? तमाम उमूर पे बात करेंगे नाजरीन। जनाब आफ्ताब जहांगीर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं आप, बजरिया TBU लिंक हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। नाजरीन सेनेटर राना मकबूल अहमद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, बजरिया स्काइप लिंक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए, बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। और नाजरीन जनाब उसामा कादरी मेंबर कौमी असम्बली MQM से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप, बहुत शुक्रिया आपका उसामा कादरी साहब, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल द जेंटलमैन। बात का आगाज अगर मैं राना मकबूल साहब आपसे बात का आगाज करूं, आप फरमाइएगा ये क्या ये क्योंकि ये येट अनदर टाइम है, ये पहली दफा नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा है कि जितने भी वफाकी बजट्स भी पास हुए हैं वो भी बासानी हुकूमत ने पास किए हैं, और जब भी वोटिंग का वक्त आता है तो हम देखते हैं कि अपोजिशन के रहनुमा वहां मौजूद ही नहीं होते। अब तो आपने बहुत बुलंद दावे किए थे, आपने यकीन दहानी कराई थी अपने वोटर्स को, आवाम को, कि इनका पैसेज नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हमने देखा कि बासानी पैसेज हुआ। आप कोई लोग ना हुकूमत की तरफ से तोड़ पाए ना इत्तेहादी जमातों की तरफ से तोड़ पाए। देखिए, ये डेमोक्रेसी में ऐसे होता है, कोई अजूबे की बात नहीं है। और फिर दूसरी बात ये अपनी अपनी मैनेजमेंट भी है और फिर बैकग्राउंड मैनेजमेंट भी है। और अगर बैकग्राउंड मैनेजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपेरेंट मैनेजमेंट से, तो इतनी कोई अपोजिशन के लिए ये कोई नुकसानदेह नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस तरह के बजट और इस तरह की जो फाइनेंशियल इनिशिएटिव जो हैं, जो लिए गए हैं, ये मुल्क के लिए ज़रूर नुकसानदेह हैं। मैं समझता हूँ कि ये इसका जो है इस नुकसान को रिपेयर नहीं किया जा सकेगा। वो कहते हैं ना जी कि एक ग्रीक सेइंग है कि वंस गॉड हैव डिसाइडेड यू टू डिस्ट्रॉय यू, दे फर्स्ट मेक यू फर्स्ट नेचुरल बैलेंस, क्योंकि मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो जब ये फैसला कर लिया हो नेचर की कुव्वतों ने, तो वो फिर अक्ल दानिश की कुव्वत को सलब कर लेती है। मसलन आप देखते हैं कि ये इसमें स्टेट बैंक भी आया और फाइनेंशियल रिफॉर्म जो आई, ये कभी हुआ है कि अगर आप स्टेट बैंक को, जिसको आप इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, उसकी इमोलमेंट्स अगर आप देखें तो आप खुद परेशान हो जाएंगी कि महीने की इमोलमेंट्स जो हैं, जो हमारा गवर्नर स्टेट बैंक है, एक महीने की उसकी जो है सिर्फ सैलरी जो है वो जनाब $84,852 है, और साल की उसकी सैलरी 10,18,228 है। सही सही। अब आइए जरा मैं आपको अर्ज करूं, IMF का चेयरमैन जो है, जो बहुत ज्यादा सबसे बड़ा पूती खान है दुनिया का, उसकी जो मंथली सैलरी वो 45,000 है। हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर की 84,852 है। अब आइए अमेरिकन तो रिजर्व उनको का तो जो अप्लाई करना इंचार्ज चाहिए है, फिर इस पोस्ट के लिए पाकिस्तान मेरी में। अर्ज कर मेरी अर्ज सुन लेना, वो 16,958 है अमेरिकन रिजर्व का जो चीफ है, और इंडियन जो सेंट्रल बैंक का चीफ है उसकी $3,362 है, और हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर की 84,852 है। ये क्या बैलेंस्ड अप्रोच है? क्या ये कुछ सेन बिहेवियर है? हम क्या करना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़े इंडिकेटर्स हैं जिससे महसूस ये होता है कि तवाज़ुन उखड़ चुका है, और हम जो अपने आप के साथ कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, इसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत खतरनाक निकलेंगे। राना साहब एक बात फरमाइएगा, आपने एक फिक्रा इस्तेमाल किया, आपने कहा बैकग्राउंड मैनेजमेंट हुई है। ये बैकग्राउंड मैनेजमेंट ऑपोजिशन जाहिर है ये भी चाहते हैं ना आप लोग कि आपके हक में भी हो, क्योंकि हुकूमत के पास तो वाजे नंबर्स हैं, आपके पास जाहिर है नंबर्स कम हैं। अगर आपकी मैनेजमेंट हो, कोई बैकग्राउंड मैनेजमेंट हो, उसके बाद ही तो आप लोग कोई वहां से तोड़कर अपनी तरफ कर पाएंगे ना नंबर्स। तो आपके हक में नहीं हो रही कोई बैकग्राउंड मैनेजमेंट? नहीं, मेरा ख्याल नहीं हो रही और ना होनी चाहिए। अच्छा। अब वक्त का इंतजार करना चाहिए। अगर इतनी स्ट्रगल की गई है, इतने नुकसान भी हुए हैं, कैदोबंद भी हुआ है, मुकदमे भी हुए हैं, अब अपनी एफर्ट और स्ट्रगल को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना, यानी 2023 तक का इंतजार करना चाहिए। तो हो भी जाएगा तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि जो मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना एनालिसिस है, जब भी ये पॉलिटिशियन बैठते हैं वो समझते हैं कि हम अगर ये
कर गए अब, तो इनको ठीक है। संभालेगा कौन? जो बैकलॉग वो हमारे दोस्त छोड़ के जाएंगे उसको कौन संभालेगा? तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो मुल्क की हालत हो गई है वो बड़ी नागुफ्त है, आपको पता ही है। आप जाएं, जिम्मेदार रो रहा है, उसको खाद नहीं मिल रही, किसी को तेल नहीं मिल रहा, किसी को रोटी नहीं मिल रही, किसी को चीनी नहीं मिल रही, एक किसी को दवाई नहीं मिल रही। एक क्यामत की घड़ी है। सच्ची बात तो ये, आप भी यही महसूस करती होंगी। अगर हमारे दोस्त ये बात नहीं मानते तो उनकी अपनी खुशी है, नहीं माने, लेकिन एक फैक्ट जरूर है कि जिस तरह ठीक है, यानी लोग आपका ये उससे ख्याल है कि कमाने अब का, 2023 तक इंतजार किया जाए, क्योंकि इस वक्त माशी हालात आपके ख्याल में ऐसे हैं कि उनको शायद संभाला नहीं, नहीं जा नॉट सके। नेसेसरीली, और भी रास्ते हैं, नॉट नेसेसरीली, लेकिन मैं बात एक डिस्कशन की एक बात कर रहा हूँ। ये कोई सारी फाइनलाइज तो नहीं हुई चीजें। 25 को पीडीएम का एक सेशन है, पता नहीं उसमें क्या फैसला होता है। हो सकता है ये फैसला हो जाए लेकिन कि अभी आपका ये जाती ख्याल रेफर है कि कर। 2023 तक अब वेट ही कर लिया जाए, क्या ये नहीं दुरुस्त है? नहीं, मैं अगर अगर कोई एनालिसिस और मशवरे और तजज़िये के बाद ये फैसला होता है हम्म। तो कोई हर्ज नहीं। अगर उससे पहले वो करना चाहते हैं, जैसे को कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी ने 27 जनवरी को अनाउंस कर दिया है अपनी एजुकेशन प्लान। फरवरी जी। तो हाँ, फरवरी में। हम्म। तो वो उसमें अगर कोई कंसेंसस हो जाता है तो सूरत नई भी इमर्ज हो सकती है। पॉलिटिक्स में तो हर रोज सिचुएशन बदलती रहती है, फैसले भी चेंज होते रहते हैं। ये कोई सही ऐसी सही, चीज ठीक नहीं है, है जो यानी आप कह रहे हैं फ्लेक्सिबल कि ना अभी हो। देखा जाएगा, लेकिन ये कि अगर कोई रुक भी जाया जाए अगर 2023 तक, तो कोई हर्ज नहीं है। मैं आफ्ताब साहब से पूछूं। जी आफ्ताब साहब, आप बताइएगा सर कुछ, एक तो इस पे रिस्पॉन्ड करें। अभी आपने सेनेटर राना मकबूल की सारी गुफ्तगू सुनी है, वो कह रहे हैं कि 2023 तक वेट कर लें। फिर उन्होंने बैकग्राउंड मैनेजमेंट की भी बात की है, क्या कोई बैकग्राउंड मैनेजमेंट की गई? क्योंकि वाकईतन पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था आपका, उसमें काफी अरकान ने महंगाई का गिला शिकवा किया, और वजीर आजम इमरान खान ने कुछ लोगों को इंडिविजुअली भी उन्होंने मिलके तमाम बातें समझाई, और फिर उसके बाद वही लोग आकर वोट देते हुए नजर आए। क्या कोई बैकग्राउंड मैनेजमेंट हुई है फिर? ये मुने इनके आफ्ताब साहब अच्छा देखिए पार्लियामेंट के दोस्त हैं, इनसे जरा कमेंट लें। जो सैलरी की सिचुएशन है हमारी, हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर की, ठीक है जी तो जी। उसकी क्या वजूहत है, उसका क्या जी रैशनल है ठीक है ठीक है, कि ये आफ्ताब साहब ने को 40,000 मौसूल हो गया पर आपका मंथ सवाल। मिलता है। जी अच्छा जी आफ्ताब साहब। मुझे मिल गया राना साहब, बहुत शुक्रिया। राना साहब आपको मेरा सलाम। बात यह है कि मुना कि मुझे ये समझ नहीं आती, मुझे तो शर्मिंदगी आवाज नहीं आ रही महसूस पूरी होती जी, है कि कोई मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाए कि मुझे कोई थोड़ा इस्तेमाल करता है, आवाज मैं लाउडली किसी के थोड़ा सा कहने पे बोलो। बैठता हूँ, किसी के कहने पे उठता हूँ। बाखुदा मैमूना, आपको पता है मैं सच बोलता हूँ, मुझे मुझे नहीं आज आ रही तक, आवाज। पहले तो फिर माजी में 2-4 महीने पहले जबकि पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग होती थी तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा हाउस से फ़ोन लाउडली आता था, कहिए, पूछते थे कि जी आप बोले ताकि आएंगे या आवाज नहीं। आए। लेकिन इस दफ़ा आप हैरान होंगे, मुझे तो किसी का फ़ोन नहीं आया। अच्छा, जबकि ये बहुत अहम था, इसलिए इससे कि पहले आए हैं आफ्ताब ऑपोजिशन ने साहब, ये आपको कहा कभी था किसी कि का जी फोन हाँ। आया है? जो ये अपोजिशन दावे करते हैं कि तमाम तर मामला फोन कॉल्स पर मैं चल रहा मैं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये यकीनन जैसे कि नून लीग के चीफ व्हिप होते हैं, पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप हैं, वो अपने अरकान से पूछते हैं कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ हैं, मुल्क से बाहर तो नहीं है, शहर में है, शहर से बाहर नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा होती है। तो उस वक्त हमसे पूछा भी जाता था, एक आध दफ़ा पूछा गया कि जी आप कहाँ पर हैं, आप कल के इजलास में शिरकत करेंगे नहीं करेंगे, बस इस हद तक। वो तो लेकिन कोई इस और दफ़ा फोन के कॉल्स की इजलास बात कर रहे हैं, में वो आमिर डोगर बाखुदा, साहब के फोन कॉल्स की बात नहीं कर रहे थे आफ्ताब साहब। मैं वही जी मैं वही तो आपको मैं समझ रहा हूँ ना, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दफा तो मुझे वो फोन भी नहीं वो आया, भी नहीं आया वो। वो आमिर डोगर का फोन भी नहीं आया। समझे ना, मैं इंतजार ही करता रहा कि शायद आमिर डोगर का फोन आ जाए तो मैं उसको कहूँ यार खुदा को मानो, हमारे लिए भी कुछ सोचो, है। उसका भी फोन नहीं आया इस दफा। देखिए बात यह है कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है, उसके अंदर हमें पूरा इख्तियार होता है, और मैंने भी 2 दफा बात की वहाँ पे खड़े होकर, हर मीटिंग के अंदर बात करता हूँ। और मैंने जो 2 बातें की वो ये बातें ज़रूर थी। मैंने पूछा शौकत तरीन साहब से कि अगर आप सेल्स टैक्स लगाएंगे तो जो आम आदमी को सेल्स टैक्स लगेगा तो वो कैसे रिफंड होगा, वो आम आदमी कैसे रिफंड करेगा। सही देखिए सही। ये सवाल हम करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी करते हैं। हमने उनसे पूछा कि जी आप हमें बताएं कि जॉब्स की क्या सूरत हाल है। ये हमने सारे सवाल करते हैं। इसी तरह परवेज खटक साहब का भी सवाल था कि जी वहाँ पर गैस की सिचुएशन है, गैस के लोड शेडिंग है, गैस नहीं मिल रही है, हमारी आवाम परेशान है, उसका क्या हल है। तो अहमद अजहर साहब उसका जवाब दे रहे थे।
तो उन्होंने कहा कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी अहमद अजहर साहब कंसर्न आदमी है, आप उनसे पूछ लें। है उन्होंने कहा जी, तो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा लेकिन आप यकीन करें, मैं आपको मुना ये बात खुदा ये बात कह रहा हूँ कि तमाम लोगों ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपके साथ हैं, आपके हर अच्छे और बुरे फैसले में हम आपके साथ हैं। और आपको पता है 2-3 नाम बड़े मशहूर लिए जा रहे थे कि जी ये एतराज़ करेंगे, ये कुछ कोई एक्शन लेंगे। और दूसरी मैनेजमेंट की बात देखें, ये कहते थे कि हम असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर है हम शदीद एहतजाज करेंगे, हम लेट जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे और हम बिल नहीं पास होने देंगे, हम ये बजट पास नहीं होने देंगे। और इन्होंने अपील की कि जी पीपल्स पार्टी के और नून लीग के जो वर्कर हैं वो आए कौमी असम्बली के से बाहर आज जमा हो, लेकिन लोग नहीं आए। और ये वो जो होता है ना, आपने देखा ये वो आपने रोका होगा आफ्ताब साहब, वो इसलिए नहीं आ पाए होंगे, वरना हालांकि इतना तो उनके वर्कर जाहिर है उनकी बात रखेंगे ना। सर, हुकूमत ने रोका होगा, सर रास्तों वो में नाके नहीं वगैरह लगाए होंगे रखते ना। सर, उनको पता है, सर उनको पता है। देखिए मैं आपको बताऊं, अब लोगों को पता चल गया कि राना मकबूल साहब वाले जो हैं ये मिली, वो जो हम लोग वो मैंने आपको मिसाल दे रहा था कि डब्ल्यू की फाइट देखी ना आपने, उसमें ऐसा लगता है कि बस ये उसके ऊपर गिरा तो ये उठ ही नहीं सकता, लेकिन 2 मिनट के बाद वो फिर खड़ा हो जाता है। वो मिली भगत, ये सारे इन्होंने ये तय किया हुआ है। ये मुना ये कहते हैं कि हम शोर मचाते रहेंगे, मुना के हम शोर मचाते रहेंगे, तुम अपना काम करते रहो। हाँ। है और तुम बिल पास कर लो, ये शोर मचाते रहेंगे। और भाई खुदा के लिए इस पार्लियामेंट के तो ये तो फिर मिली भगत ही है ना। पार्लियामेंट का एहतराम आफ्ताब साहब फिर तो आप एक तरह से मान रहे हैं कि ये मिली भगत है। ऑपोजिशन ने सिर्फ दिखावे के लिए शोर मचाया और आपको पीछे कहा हुआ था कि आप हमारे चुपचाप साथ अपना काम मिले, करते इनको रहे। पता है कि ये मजबूरी है। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये इनको पता है कि इस वक्त जो हालात हम छोड़कर गए थे, कि जिस वक्त उन्होंने कहा था कि जब हमने हुकूमत ली थी कि आप कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं, हमें पता है कि मुल्क बाशी हालात में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। हाँ। है और शहबाज शरीफ ने कहा था कि आओ मिसा के माशियत करते हैं, है? लेकिन ये कि उनको पता था कि हम किस हाल में इस मुल्क को छोड़कर गए। अब उसको अच्छा, निकालने आप कह के रहे हैं लिए कि वो मुश्किल इसलिए उन्होंने कड़वी मिसा के गोलियां तो मईशत खाएंगे, कहा था, वो दवाई तो कहेंगे हमेशा कड़वी होती है। वो तो कहेंगे कि जब लड़ाई करते हैं, जब ऑपोजिशन हंगामा करते हैं तो आप कहते हैं देखें कितने नॉन सीरियस हैं। अब जब वो मिसाके मईशत कह रहे हैं तो आपने कहा है कि उन्होंने कहा ही इसलिए था क्योंकि उनको पता था कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। चले इसका मैं जवाब जरा मांगती हूँ, लेकिन उसामा कादरी साहब आपसे बड़ा जरूरी ये सवाल है और आपकी तरफ मैं इसीलिए आखिर में आई हूँ क्योंकि ऑपोजिशन भी आप पे इन्हिसार कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी आप पे इन्हिसार कर रहे हैं। आप जरा दरअसल बताइएगा, मुझे याद पड़ता है जब ये मनी बिल्स प्रेजेंट हुए थे, आप मेरे साथ प्रोग्राम में थे और आपने ये फरमाया था कि एमक्यूएम की जो तरमीम है वो मानी जाएंगी तो आप वोट करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। तो क्या आपकी तरमीम मानी गई जो आपने वोट किया? बहुत शुक्रिया मुना। देखिए मैं आपको बता दूं इसमें कि एमक्यूएम ने आज से 10-12 दिन पहले जिस वक्त ये फाइनेंस बिल लाने की बात हुई थी, उस वक्त एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत के सामने रख दिया था कि इसमें हमें इस बिल में ये चंद खराबियां नजर आ रही हैं कि जो डायरेक्टली 22 करोड़ जो गरीब और मजलूम अवाम है उसके ऊपर मजीद जो है महंगाई का बम गिराने की कोशिश की जा रही है। तो हम किसी भी ऐसी बुनियादी चीज के ऊपर आपका साथ नहीं देंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ था जिसको मैंने भी कई चैनलों पर दोहराया, आपके सामने भी यकीनन दोहराया और मैंने जो है हर जगह खुलकर इस पर बात की। कल जो पार्लिमानी मीटिंग हुई उसमें ये अपना आफ्ताब जहांगीर साहब इस बात के गवाह हैं कि मैंने बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा उस पार्लिमानी मीटिंग में जो एमक्यूएम का मौक़िफ़ था कि देखिए हमने अपनी 11 अमेंडमेंट जो हैं वो आपको दी हैं, हमने ये जो है ये लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट में जमा कराई हैं, लिहाजा ये वो चीजें हैं कि जो बुनियादी नुकात जो गरीब आवाम की रोजी रोटी और बिल्कुल यानी निचली सतह से ताल्लुक रखने वाली हैं, इस पर जो है हमारा कंप्रोमाइज नहीं होगा। वजीर आजम साहब ने जो है मेरी बात सुनी, बात सुनने के बाद जो है उन्होंने शौकत तरीन से कहा कि आप ब्रीफ करें। शौकत तरीन साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि एमक्यूएम ने जो तजावीज़ दी हैं वो इंतहाई माकूल हैं और उसको जो है हम एक्सेप्ट करते हैं। और आज मैं इसमें ऐलान कर रहा हूँ इस पार्लिमानी मीटिंग में कि हमने दूध पर से जो है जो हमने टैक्स लगाया था वो वापस ले रहे हैं, हमने जो है बेकरी की अशिया के ऊपर जो लगाया था उसको वापस ले रहे हैं, रोटी पर जो लगाया था वो वापस ले रहे हैं, हमने जो है वो सिलाई मशीन पर लगाया था उसको वापस ले रहे हैं और सोलर पैनल्स, हाँ, जो जी।
जी जी, उसके ऊपर जो लगाया वो भी वापस ले रहे हैं, और छोटी 1000 सीसी से नीचे की जो गाड़ियां हैं, जो उन्होंने 100% लगा दिया था, उसको भी वापस ले। देखिए, अब बात क्या है कि एमक्यूएम ने अपने उस मौके पर खड़ी रही, और एमक्यूएम ने हुकूमत का इत्तेहादी होते हुए भी हुकूमत को वाज़ेह तौर पर निशानदेही की कि ये कुछ चीजें गलत हैं, इनको दुरुस्त सिमत में लाया जाए। अभी राना मकबूल साहब भी हैं और आफ्ताब जहांगीर साहब भी हैं। मैं इनसे ये कहूँ कि एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अवाम के दरमियान, अवाम की सतह पर आकर बात की जाती है, जिसे अवाम अच्छी तरह समझती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुल्क की मईशत से मुताल्लिक होती हैं, मुल्क की मामलात से मुताल्लिक होती हैं। ये अपोजिशन को भी पता है और ये हुकूमती अराकीन को भी पता है कि इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल क्या है, मुल्क को किन खदशात और किन चैलेंजेस का सामना है। क्या उसमें कोई संजीदगी का मुजाहिरा क्या अपोजिशन की जमात से हो रहा है? हम पे तो ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि हम जो है शायद वापस आ जाएंगे। देखिए, एमक्यूएम विजारतों की मोहताज नहीं है। एमक्यूएम जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है अपनी सियासत करती है और अवाम के दरमियान करती है। ये अवाम के दरमियान हमने बैठकर ये बात की कि हम जो है किसी भी सूरत उन चीजों के ऊपर जो बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर हमें उसमें हुकूमत की मुखालफत भी करना पड़ी तो हम करेंगे, और जिसका बरमला इजहार एमक्यूएम के ठीक तमाम है, ठीक नुमाइंदे है। और एमक्यूएम के लोग करते रहे। तो यानी अब आप अगर आपका मीशत ये की मौकफ है उसामा साहब कि ये जो दरअसल तरमीम आई है ये आपने प्रपोज की थी, फिर उसके बाद जनाब शौकत तरीन ने इनको डाला है इन तमाम बिल्स में। आप दरअसल ये एमक्यूएम को आप कह रहे हैं ये क्रेडिट जाता है इसका, तो फोन जी कॉल्स जी फिर कोई बिल्कुल, नहीं आई? क्योंकि आफ्ताब शाहिद जहांगीर खाकान साहब, अब्बासी साहब ने आफ्ताब आज भी जहांगीर कहा साहब है मौजूद है। कि जो अददी अक्सरियत है वो हुकूमत को फोन कॉल्स ने दिलाई है। नहीं, देखिए देखिए, ये तो मैं नहीं समझता कि ये फोन कॉल्स वाली बात कहाँ से आती है। मुझे हो जो भी अवामी नुमाइंदा होता है उसको फोन कॉल आती है, लेकिन उसके अपने हलके के लोगों की आती है। ओ, उसके अपने हलके के जो जो ताजिर बिरादरी होती है, जो वहां के मुतासरीन होते हैं, जो उसके वोटर होते हैं, और उनका राइट बनता है कि वो अपने नुमाइंदों का एहतसाब नहीं, करें। इसके अलावा और उसामा जब कादरी जब साहब आपको पता है हल्के के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी राणा साहब ने भी ये बात की है दबाव के लिए फोन कॉल्स। क्या आपको कोई इस किस्म की चीज नहीं है? ये ऑपोजिशन आज ये बात कर रहे हैं बार बार। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अवामी नुमाइंदा जो होता है उसके ऊपर सबसे बड़ा दबाव जो होता है वो अपने उस हलके की अवाम का होता है। और मैं ये समझता हूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे पास फोन आते हैं, मेरे हलके की अवाम के लोग मुझे ठीक फोन है, करते ठीक हैं, है। और वो इसके जो है अलावा मुझे फोन नहीं आते हैं, निशानदेही बता करते दिया हैं, उसामा मेरी कादरी मेरी साहब ने इस्लाह करते हैं। कि जो दबाव का फोन कॉल होता है वो हल्के की आवाम का होता है। इसके अलावा कोई दबाव के फोन कॉल्स नहीं आते जी उसामा जी कादरी साहब को। बिल्कुल, उसामा और होना भी उसामा साहब चाहिए। बड़ी हल्के की आवाम जो है होना हुआ एहतसाब उसामा जी करने जी, साहब बड़ी उनका बिल्कुल उनका करने के हक है, मिजाज। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए जी। राणा साहब उसामा आपको साहब जवाब मिला? मैंने दोनों से पूछा फोन उसामा कॉल्स। साहब, मैं अर्ज करूं, उसामा साहब बड़ी शुस्ता गुफ्तगू करते हैं, बड़ी खुशी हुई है। लेकिन आमिर लियाकत साहब ने जो बात की है कल, वो आपने भी सुनी है, हम सब ने सुनी है। तो वो भी जरा देख लें बिटवीन द लाइन, वो भी देख लें कि उसका मतलब क्या था। वो उन्होंने इससे पहले कही थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब नहीं ये नहीं, अभी कल की बात मैं कर रहा हूँ, पहले नहीं, कल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कल से मेरी नजर से नहीं, लेकिन एक दफा उन्होंने ये की थी बात, मुझे याद है जी कि जी सहाफी के जी जवाब में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाते हुए। लेकिन राणा साहब ये बताइएगा कि ये जो भी मामलात हैं, अब क्या तहरीके अदम एतमाद ऑपोजिशन ला पाएंगे? क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों पे इन्हिसार किया था, इन इत्तेहादियों पे भी इन्हिसार आपने किया, फिर जहांगीर तरीन साहब पे ऑपोजिशन का खासा इन्हिसार रहा जब साद रफीक साहब की निजी शादी में उनकी उनकी फैमिली की शादी में शिरकत की जहांगीर तरीन साहब ने, उन्होंने कहा मेरा जहाज कहीं भी जा सकता है। तमाम तर बातें एक तरफ, लेकिन आप लगता है कोई तहरीके अदम एतमाद तो अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही कि ऑपोजिशन इस तरफ जाएंगे। वक्त बहुत कम रह गया है आइंदा इलेक्शन में। ये सारी की सारी स्ट्रगल जो है ये मुश्तमे होगी और लॉजिकल एंड तक पहुंचेगी। इसलिए कोई भी वो सर फैसला राणा साहब, वो आपकी वजह से ही वक्त कम रह गया है ना, क्योंकि आपने वक्त होते हुए तो कभी आप इस किस्म की कोई चीज नहीं लेके आए। एक आपने वो सेनेट के चेयरमैन वाला वो एडवेंचर किया था, वो आपने देख लिया, उसका क्या अंजाम हुआ। बल्कि आपने कहा था कि उस पे तहकीकात होंगी और पता चलेंगे कि आप लोगों के किन लोगों ने गलत वोट डाला था, वो भी नहीं पता चला। लेकिन मैं अर्ज करूं, यूसुफ गिलानी वाला वाकया भी तो दरमियान में हुआ है ना, वो भी तो आपको पता है ना, जिस तरह वो इलेक्ट हुए हैं और थम्पिंग मेजॉरिटी से हुए हैं। तो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता रहता है, इसलिए कोई डेड एंड नहीं होता, इसमें चीजें बदलती रहती हैं और मूव करती रहती हैं। 25 को मीटिंग है पीडीएम की, और हो सकता है को आपस में मेजर अलायंस बन जाए और स्ट्रगल को एक महमीज मिल जाए।
इसलिए मैं नहीं समझता लेकिन आप कि दो बातें आप साथ फरमा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई अलायंस बन सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आप भी ये बात कर रहे हैं कि वक्त बहुत कम रह गया है। हाँ जी, वक्त तो कम ही है ना जी, आपको इलेक्शन ईयर तो शुरू होने वाला है, इसलिए वक्त कोई इसमें कोई डेड एंड तो नहीं है अभी। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इफ होप्स आर ड्यूप्स, फियर्स मे बी लायर्स, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह मुल्क के लिए कुछ बेहतर करेगा, क्योंकि अभी तो सूरत हाल काफ़ी परेशान कुन भी है, गंदा भी है। जो सवाल मैंने किया था, अभी मेरा ख्याल जी हम जी, तो मैं करते ही बिल्कुल मैं रहते हैं दोबारा ले शायद, जाती हूँ, वो डिफ्लेक्ट आपका सवाल हो गया दूसरे सेनेट में दूसरे करते सवालों रहते में, हैं। लेकिन मैं दोबारा ले ये जाती हूँ, आप सिर्फ बेफिक्र रहें आपसे। लेकिन हालात ये की जी जी हालात की सेहतमंदी के लिए एक स्ट्रगल है, वो करते रहना चाहिए। हमारा सबका मिशन एक ही है। इसमें अपनी अपनी परसेप्शन या अपनी अपना एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो हमारा सभी का एक ही होना चाहिए कि मुल्क को कौम की भलाई हो। इसमें कोई शक नहीं। तो राणा साहब, कोई फिर वापसी हो सकती है? आपको लगता है मियां साहब की वापसी होनी चाहिए? क्योंकि इस सिलसिले में हुकूमत ने आज एक कमेटी भी फॉर्म कर दी है कि वो 5 रोज के अंदर अंदर कोई अब जवाब दें मेडिकल रिपोर्ट्स पे। तो आपको लगता है देखें, कि इस कम वक्त में मियां साहब की वापसी हो सकती है या होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से होगी। आपको पिछली दफा मैंने बताया था, जब वो परवेज मुशर्रफ का दौर था, तो इतनी बड़ी नोट दीवार के ऊपर लिखी होती थी कि सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे दोस्त जो मुझे मिलते रहते, उनका ख्याल भी यही था। मैं उनको कहता था कि ही इज ए पॉलिटिकल फोर्स, पॉलिटिकल फोर्स को मिसमार नहीं किया जा सकता। तो मियां नवाज ने आना भी है और फिर पावर में भी आना है। इस दफा भी ऐसे ही होना है। उस वक्त तो ज्यादा सीरियस केसेस थे उनके खिलाफ, उम्र कैद के केसेस थे। सही अब तो सही, केसेस जो ठीक है। हैं बहुत ज्यादा वापस भी आना है, फॉल्टी पावर हैं। में भी आना है। आफ्ताब साहब, आप ऐसे इंशाल्लाह। ही आप लोग सर ऐसे ही जतन कर रहे हैं, आप लोग कमिटीज बना रहे हैं, उन्होंने खुद अब ही आ जाना है, फिर पावर में भी आफ्ताब आना साहब है। से मैं आफ्ताब साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। हमारा वो बड़े सीनियर आदमी, हमारा झगड़ा ना करवाए मोना। आप नहीं नहीं नहीं, बात कहती थी, मैंने अल्लाह कह खैर दी करे, है। आपकी मैं दोस्ती माशाल्लाह करवाऊंगी। आप देखें, ऑपोजिशन और हुकूमत की तो वैसे ही काफी दोस्ती है। अभी आफ्ताब साहब भी ये बात मान चुके हैं कि वो WWE हाँ, वाली वो रेसलिंग का WWE हिसाब है उन्होंने सारा। लकब दे दिया है WWE का। जी आफ्ताब साहब। अच्छा देखिए मुना साहब, मुना बात ये है कि जो हम तो देखते हैं ना, माजी का रिकॉर्ड देखते हैं ना, उसके बाद फिर कोई आगे का फैसला करते हैं कि भाई क्या। माजी का में रिकॉर्ड ये था कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैंने कोई डील नहीं की और मैं चला गया मुल्क से बाहर। फिर कहा नहीं मैंने 5 साल की डील की, फिर कहा मैंने 10 साल की डील की, और फिर वापस आए, हुकूमत में भी आए, बिल्कुल आए। इस दफ़ा भी यही कह के गए, छोटे भाई ने उनकी ज़मानत ली कि 6 हफ्ते में वो वापस आ जाएंगे इलाज करवा कर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि जब तक इन्हें जो है जिन कुव्वतों की बात ये हमारे लिए करते हैं, ये असल में उन कुव्वतों के कंधों पे ये खुद बैठ कर आते हैं। ये जब तक इनको इशारा नहीं मिलेगा, जब तक इनको ये यकीन नहीं हो जाएगा कि जी हम वापस भी आएंगे, हमारे साथ कोई ज़्यादती भी नहीं होगी और हमें जो है हुकूमत भी मिलेगी, तो उस वक्त तक नहीं आएंगे। हाँ, या फिर इंग्लैंड का कानून जो है वो बताएगा कि जी आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, आप ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते, तो फिर यकीनन ये कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब और इधर उधर जाने की। अगर वहाँ से भी कोई नई बात बनती तो फिर वापस पाकिस्तान आएंगे। और जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो जब माजी में जैसे आए थे कि जी वो पूछते रह गए कि यार वो लोग किधर हैं, वो जो लोग इस्तकबाल करने आना था लोगों ने, वो किधर रह गए हैं। वो आकर उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, लेकिन वो नहीं लोग आए। इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा मुना। देखिए मैं आपको हकीकत बताऊं, बहादुर आदमी जो है वो मैदान में रहता है, शिकस्त भी होती है, जीत भी होती है, हार भी होती है। सियासत के अंदर भी ऐसा ही है। हमने भी 25 साल स्ट्रगल की है और 25 साल के बाद हम इस स्टेज पर पहुँचे कि अल्लाह हमें हुकूमत मिली, हमने लोगों ने पर एतमाद किया। इन्हें भी 2-2 3-3 दफ़ा मिला। तो अगर ये हुकूमत सही हो गया, लेकिन आफ्ताब साहब ये जरा सियासत करें तो दो बातें हैं। एक तो ये तो कि ये बहुत अच्छा होगा। राणा साहब थोड़े से आज उनमें राणा साहब में माशाल्लाह बहुत एक जोशीले, आप माशाल्लाह सियासी लीडर हैं, और राणा साहब में थोड़ा वो जोश और वलवला आज कम लग रहा है, थोड़े मेलो है आज राणा साहब। बार बार कह रहे हैं कि वक्त है कम रह गया है। नहीं, तो वो ये राणा बताएं। साहब ने नहीं वो अब ये पता नहीं ना वक्त किस चीज का कम रह गया है हुकूमत का, और आपने और दूसरा कौन सा मतलब निकाला पहले है? दिन से मुना मैं तो अच्छा वक्त आप का दूसरा क्योंकि मतलब वो भी हमें कहते बता दें, कहते हमें ना तो कि एक ही 1 घंटे समझ की आया बात है, 2 घंटे की बात। जी अच्छा मैं बता रहा हूँ ना मुना, जब जाते वक्त जो कहा गया था कि जी 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की बात है,
वो आप भी समझती हैं, आप इतनी सीनियर हैं, आप तो माशाल्लाह पूरी स्टडी करती हैं सारी चीज़ों की। अच्छा देखिए मुन्ना, बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, वक्त यकीनन कम है, 2023 सर पे खड़ा है, आवाम की अदालत में जाएंगे हम, आप हमारे पास हमारी झोली में कुछ होगा उनको देने के लिए या बताने के लिए, तो बिल्कुल आवाम हम पर बिल्कुल। और एतमाद आपने इस करेगी। कम यही वक्त में जमहूरियत महंगाई का पर असर है काबू कि करना है। फैसला, आफ्ताब साहब, सुना है अभी पेट्रोल फिर महंगा होने वाला है। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम नहीं कर सके, अगर मुना हम नहीं कर सके, तो यकीनन आवाम अपना फैसला सुनाएगी और हमें उसके लिए ठीक तैयार है, रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। महंगाई है, उसको काबू करना है, अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर आवाम का फैसला हमारे सामने हमें बिल्कुल नजर आ रहा है कि क्या होगा। इसलिए कि अब आवाम बहुत समझदार हो गई है, लेकिन वो ऑपोजिशन खूबसूरत से नारों आपको और कोई इन सब खतरा नहीं चीज़ों है? से आपको नहीं निकल लगता गई कोई है, तहरीक उन्होंने अदम हमें भी आजमा एतमाद, लिया है। कोई अगर हम उनकी उम्मीदों पे लॉन्ग पूरा मार्च, नहीं, कोई इस तरह का देखें, खतरा आपको नहीं है? मैं अर्ज करूं, मुझे नहीं अभी ये इनका जमहूरी हक है मुन्ना, ये इनका जमहूरी हक है। वो एहतजाज भी करें, वो हड़ताल भी करें, भूख हड़ताल भी करें, वो सब कुछ करें, लेकिन खुदा ना खुदामंद खास्ता रहते आप हुए भूख करें, हड़ताल उनका तो ना जमहूरी करवाएं हक है, उन्हें। वो करें। ठीक है जी, राणा साहब क्विकली आप बोले, मैं नहीं, उसामा इन्होंने साहब कहा की था ना तरफ भूख हड़ताल करने का, मुन्ना इन्होंने कहा था ना कि हम पार्लियामेंट के अंदर भी भूख हड़ताल करेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी करेंगे और गली गली भी करेंगे। जी। लेकिन वो आपको पता है कि ये कश्मीरी लोग जो है ना, ये खाने के बगैर रह नहीं सकते। आफ्ताब साहब आज बड़े अच्छे मूड में हैं। बात यह है कि अवामुन नास ने तो अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। केपीके में फैसला सुनाया ना, जितने लोगों से पूछा आपने देख लिया है। पंजाब के सारे वो बाई आपके लिए इलेक्शन भी तो आपने है, देखे। हमारे लिए थोड़ी, ये आपके फैसला लिए ये सही रहा। सही, ठीक है। उसामा कादरी साहब की तरफ मैं बढ़ूं जी। उसामा साहब ये मैं बताइएगा। बात खत्म करने वाला हूँ। ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में तो अवाम ने फैसला सुनाया। सही वक्त मेरे पास इसी चूंकि तरह का इतना ही फैसला है, 23 राणा में साहब, आना मैं है। उसामा साहब का भी बड़ा जरूरी पॉइंट है, जी, महंगाई पर काबू जी, हो जी, जाएगा वापस उसामा जी, साहब? और दरअसल किसके पास वक्त कम है, ऑपोजिशन के पास या गवर्नमेंट के पास? दोनों हजरात आपके सामने अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं वक्त कम के। देखिए मोना, इसमें जहां तक वक्त की बात है तो सुरखरू वही होगा जिसने आवाम के मसाइल को उजागर किया होगा। ये मेन पॉइंट जो है वो ये है कि अगर मैं इत्तेहादी होते हुए भी मैं सिर्फ उतनी अच्छाई और उतनी बुराई का जिम्मेदार हूँ कि मैंने जो है उसमें अपना जो भी किरदार था वो अपनी कौम के लिए, अपने शहरों के लिए, मुझे तो दो महाज पे लड़ना पड़ रहा है। एक तो मुझे हुकूमत में रहते हुए भी जो है अवाम के मसाइल को बहैसियत अपोजिशन के वहां भी उजागर करना पड़ रहा है, और सिंध में जो मुतासिब हुकूमत है, जो नस्ल परस्त हुकूमत है, मुझे उसके खिलाफ भी बरसरे पैकार। तो मेरा ख्याल ये है कि सिंध के शहरों की आवाम तो इस बात पर मुतमईन है कि उनके शहरी नुमाइंदे अपने हक को अदा कर रहे हैं और हर जगह जो है मजबूत आवाज और मजबूत दीवार बनकर खड़े हैं। मैं समझता हूं कि महंगाई का होना, वक्त का कम होना या ज्यादा होना, ये मैटर नहीं करता। महंगाई जो है वो यकीनन कम होनी चाहिए, लेकिन हमें मुल्क की मजबूरियों को भी देखना पड़ेगा। देखिए, अगर हम हकीकत की आंखों से देखें तो हमें नजर आता है कि मुल्क की मईशत कहां पर जा रही है। मुल्क के बहरान को भी हमने अपने सामने रखना है कि इस वक्त आईएमएफ के दबाव किसके कहने पर और इतने ज्यादा क्यों हैं। क्या ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी और हुकूमत तीनों को मिलकर सोचना पड़ेगा मुल्क के मफाद में, तो फिर हम सुरखरू हो सकते हैं और आप पाकिस्तान को मिसाके मईशत को एंडोर्स करते हैं उसामा कादरी साहब? आखिरी जुमला जी। मीसा के मईशत बिल्कुल होना चाहिए। मेरे कहने का मकसद यही है कि तमाम सियासी जमातों को अपने सियासी नजरियात और इख्तलाफात को भुलाकर मुल्क की माशी इस्तेहकाम के लिए उन्हें एक सही हो टेबल गया, पर जरूर ठीक है। बैठना चाहिए। आफ्ताब साहब, मिसाके मईशत के हवाले से एक बात कर रहे थे, लेकिन हमने टू एंड ऑफ द सेगमेंट देखा कि हुकूमती इत्तेहादी भी इंडोर्स कर रहे हैं कि मिसाके मईशत होना चाहिए। खैर नाजरीन, ये तमाम मामला चलता रहेगा। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट के साथ वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं। ऐसा लगता है कि कोविड का जो एक वार है बदकिस्मती से दुनिया भर में, एक तो उसकी शिद्दत बढ़ी है और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। 7.36% अब पाकिस्तान में इसका जो पॉजिटिविटी रेशो है वो रिकॉर्ड किया गया है, और ख़ास तौर पर कराची में ज़्यादा फैलाव नज़र आता है। तकरीबन 29% तक नाजरीन कराची में जो पॉजिटिविटी रेशो है वो फैल गया है। और ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं इन तमाम में से सिर्फ कराची स्पेसिफिक की अगर बात
बात कर लें तो 95% बताया जा रहा है कि सिर्फ ओमिक्रॉन के केसेस इनमें से डिटेक्ट हुए हैं। ऐसे में नाजरीन, एनसीओसी ने फिलहाल तो ये कहा है कि किसी लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ा जा रहा है, लेकिन बूस्टर डोजेस 18 साल से जायद उम्र के तमाम लोग वो लगवा सकते हैं जिनकी सेकेंड डोज जो वैक्सीनेशन की है उसको लगाए हुए 6 माह या उससे जायद का वक्त हो चुका है। तो ऐसे में नाजरीन, एक तो पाकिस्तान स्पेसिफिक जो सिनेरियो है उसकी बात भी करेंगे, लेकिन आलमी सतह पर क्या किस तरह से इसको देखा जा रहा है। बहुत सारे बरतानवी जो यूरोपियन ममालिक हैं, अमरीकी ममालिक हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि सख्तियाँ बढ़ी हैं, पाबंदियाँ भी मजीद बढ़ी हैं। तो ऐसे में WHO ने कुछ इसके इलाज वगैरह के हवाले से भी बात की है। कुछ बरतानवी माहिरीन ये कहते हुए नजर आए हैं कि जोड़ों की कुछ अद्रियात को मिलाकर इसका एक इलाज हो सकता है, और एक जो कुव्वत मदाफियत जिन लोगों की कम है उनके लिए भी एक नया जो ट्रीटमेंट है एंटीबॉडीज, मसनूई एंटीबॉडीज का, वो एक है जो तजवीज़ दी गई है ब्रिटिश माहिरीन की तरफ से। लेकिन WHO का कहना है कि अभी कबल वक्त है ये कहना कि ये इलाज कितना इफेक्टिव होगा कोरोना वायरस के खिलाफ। तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए नाजरीन जनाब डॉक्टर अताउर रहमान अब मेरे सेगमेंट में मौजूद हैं और बजरिया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। माया नाज ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं आप, और चेयरमैन भी हैं वजीर आजम इमरान खान की टास्क फोर्स के इन तमाम मामला पर। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस सर। बताइएगा, एक तो पाकिस्तान स्पेसिफिक सर 7.36% पर आज हम खड़े हैं। कराची स्पेसिफिक हालात हमें मजीद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि अभी सिचुएशन क्या हमारे कंट्रोल में है, या खुदा ना खास्ता आप समझते हैं प्रीएम्प्टिवली किसी लॉकडाउन की जानिब हमें बढ़ना पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से कराची में तो फौरी तौर पे हमें लॉकडाउन की तरफ बढ़ना चाहिए। कंप्लीटली सिटी, पूरे शहर को लॉकडाउन नहीं तो कम से कम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बंद करना चाहिए, शादी हॉल्स को बंद करना चाहिए, शॉपिंग सेंटर्स को बंद करना चाहिए, और वो सारे SOPs जो हमने पहले लागू किए थे उसको सख्ती से करना चाहिए, क्योंकि कराची की सिचुएशन तो अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और इसका इम्पैक्ट आप 2 से 3 हफ्ते बाद हॉस्पिटल्स में देखेंगी, क्योंकि इस कोरोना इस पर्टिकुलर वेरिएंट की हालांकि मोर्टेलिटी रेट कम है डेल्टा के मुकाबले में, लेकिन फैलाव इतना ज़्यादा है कि ओवरऑल पेशेंट्स की तादाद जो है वो डेल्टा से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, जो शदीद बीमारी और मौत में मुब्तला होंगे इसकी वजह से। तो हमें कराची में तो फौरी तौर पे सख्त एक्शन की ज़रूरत है, और जितना ये देर करेंगे उतना ही ज़्यादा बाद में चीज़ों को काबू पाने में मुश्किल हो जाएगी। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस सिलसिले में मेरे ख्याल से सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कि कराची की सिचुएशन, जैसे आपने कहा, तकरीबन 29 या 30% तक पहुंच गया है पॉजिटिविटी रेट, और ये हर दूसरे, तीसरे, चौथे रोज़ दुगना होता जा रहा है जो फैलाव है, तो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और तकरीबन आधे लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड भी नहीं हैं अभी तक, तो जिसकी वजह से ख़तरा और बढ़ गया है, और प्रोटेक्शन क्योंकि नहीं है तो, और न सिर्फ वो खुद कैच कर रहे हैं बल्कि अपने बुजुर्गों को भी इसमें मुब्तला करेंगे, और इस वजह से फौरी एक्शन की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कुछ ब्रिटिश माहिरीन ये कुछ इलाज तजवीज़ करते हुए नजर आए हैं। आई एम श्योर कि आपकी नज़रों से ये तमाम मामला गुजरा होगा। उन्होंने 2 अद्वियात हैं जॉइंट पेन की, जोड़ों के दर्द की, जो उन्होंने कहा है कि अगर मिलाकर यूज़ करें तो गालिबन ये कि इसके इस्तेमाल से ज़्यादा बेहतर इम्कान हो सकते हैं कि हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। फिर इसी किस्म का एक मसनूई एंटीबॉडीज़ का ट्रीटमेंट है उन अफराद के लिए जिनकी कुव्वत मदाफियत कम है, लेकिन WHO का मानना है कि अभी ओमिक्रॉन के खिलाफ ये कितनी इफेक्टिव है ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इन नए जदीद ट्रीटमेंट्स के हवाले से आपका क्या ख्याल है और क्या आपका तज्जिया है? आपको लगता है कि इनकी तरफ कोई दुनिया जा सकती है इन द टाइम्स टू कम? जी, ये अभी जो है कबल वक्त होगा, क्योंकि ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इसमें ओमिक्रॉन पे नहीं किए गए, ये डेल्टा या उससे पुराने वाले वेरिएंट्स पे किए गए हैं, और उनमें किसी हद तक कामयाबी हुई है, लेकिन ये यकीनन कबल वक्त है ये कहना कि ये जो मसनूई एंटीबॉडीज़ जो हैं इसकी ट्रीटमेंट और जो जॉइंट पेन्स की दवाइयाँ हैं उनकी कॉम्बिनेशन की ट्रीटमेंट जो है वो किस हद तक इफेक्टिव होगी ओमिक्रॉन के लिए या इसके बाद आने वाले वेरिएंट्स के लिए, कबल वक्त होगा। तो इस वजह से अभी तो बिल्कुल इस बारे में ये कहना कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए ये सही नहीं होगा। हमें इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए कि WHO की राय क्या होती है इस सिलसिले में, और कब तक वो जो डेटा है वो कंफर्म होता है इंडिपेंडेंटली, और फिर WHO उसको कंफर्म करती है, और फिर जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है CDC अमेरिका में और दूसरे ममालिक में भी वो इसको कब एवेल्यूएट करते हैं, तो उसमें कम से कम 2 से 3 महीने लग सकते हैं इससे पहले कि कोई चीज़ जो है
वो डेफिनेटली कही जाए इस बारे में। लेकिन जो एक ज़्यादा ख़तरे वाली बात है वो ये है कि एक और वेरिएंट अब सामने आ गया है जो ओमिक्रॉन से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। ये डेल्टा मिक्रॉन है जो साइप्रस में अभी 3-4 रोज़ पहले पाया गया और अब उसने तेज़ी से फैलना शुरू कर दिया है। और ये जो है ख़तरनाक इसलिए कि उसमें अमवात की शरह, शदीद बीमारी की शरह भी ज़्यादा है और फैलाव भी ज़्यादा है। यानी कि डेल्टा और ओमिक्रॉन का कॉम्बिनेशन है और अगर वो खुदा न खास्ता फैलता है और छा जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाएगा बनिस्बत ओमिक्रॉन के। जी दुरुस्त डॉक्टर साहब, तो हमारे लिए क्या अब इसमें ज़रूरत वक्त है कि हम क्या ऐसे प्रीएम्प्टिव मेजर्स लें? पाकिस्तान में अभी जैसे बूस्टर डोजेस की जो उम्र है उसको मजीद फ्लेक्सिबल किया गया है, 18 से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद के लिए अब वो अवेलेबल है। वैक्सीनेशन इस वक्त आप क्या समझते हैं कितनी इफेक्टिव होगी? अब ये जो नया वेरिएंट है जिसका आपने तस्करा किया है डेल्टा क्रॉन, इन तरह के वेरिएंट्स के खिलाफ क्या बूस्टर डोजेस आपको लगता है कि ये सफिशेंट होंगे इनसे लड़ने के लिए? इसके अंदर 4-5 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर एक, मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में गौर करे कि जो वैक्सीनेशन की एज है उसको 12 साल से ऊपर कर दे। कुछ ममालिक ने ये किया है। नंबर दो, जो सफ़र के ऊपर पाबंदी हो जानी चाहिए ताकि लोग जो हैं एक सीट खाली एक सीट भरी इस तरह करके सफ़र करें, करीब ना आएँ। नंबर तीन, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, शादी हॉल्स, स्कूल्स, इन सबको फौरी तौर पे उन शहरों में और उन जगहों पे हॉट स्पॉट्स जो हैं उन पर फौरी तौर पे हमें बंद करना चाहिए ताकि इसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकें। ये भी कर सकते हैं हम कि इसको हफ्ते के अंदर चंद दिन कंप्लीट लॉकडाउन करें और बाकी खुला रखें ताकि इसको किसी हद तक इस तरीके से भी कंट्रोल किया जा सकता है कि जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 रोज़ आपने कंप्लीट लॉकडाउन कराची में कर दिया, उसके बाद खोल दिया, तो उससे भी कुछ थोड़ी रेस्पाइट मिल सकती है इसको कंट्रोल करने में। हवाई जहाज़ के अंदर पाबंदी के अंदर भी पहले जैसे SOPs थे कि एक सीट खाली थी, एक सीट बड़ी हुई थी, 1/3 जहाज़ खाली जाता था, उसको भी दोबारा इन्फोर्स करना चाहिए क्योंकि ये जो है ये 500% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है ओमिक्रॉन जो है डेल्टा के मुकाबले में, और इस वजह से ख़तरा जो है वो और बढ़ता जा रहा है। तो और जिन लोगों ने जो वैक्सीन की बात करी आपने, जिन्होंने नहीं लगाई है अभी तक, फौरी तौर पे लगवानी चाहिए। जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं उनको बूस्टर लगवाना चाहिए। जो भी वैक्सीन है लगवा लें। इस वक्त ये ना देखेंगे ये चाहिए या वो चाहिए। हर वैक्सीन आपको किसी हद तक प्रोटेक्शन देती है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, मुझे याद पड़ता है जब ओमिक्रॉन आया था वेरिएंट और पाकिस्तान में फैलाव उसका हुआ था शुरू, आपसे हमारी गुफ्तगू हुई और आपने ये फरमाया था कि ये दरअसल जो एक डिस्पैरिटी है वैक्सीनेशन में दुनिया भर में, इसकी वजह से, इसके सबब ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अब ये ओमिक्रॉन के बाद एक और नया वेरिएंट, इसकी वजह आप क्या सर डिसाइफर कर पाए हैं? क्या इसकी भी वजह यही है कि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है वैक्सीनेशन में दुनिया भर में, क्या उसकी भी आप वजह यही मानते हैं? जी बिल्कुल, जिन जिन ममालिक में वैक्सीनेशन ज़्यादा नहीं हुई है, जैसे कि पूरे अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखें, पूरे अफ्रीका में बल्कि तकरीबन 20% लोग वैक्सीनेटेड हैं, 80% को तो वैक्सीन मुहैया ही नहीं है। वैक्सीन लगवाना भी चाहें तो नहीं लग सकती क्योंकि कुछ दूसरे ममालिक ने होर्डिंग कर ली है, अपने पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा वैक्सीन ऑर्डर करके और उसको कब्जा कर लिया है। कनाडा उसमें शामिल है, बरतानिया उसमें शामिल है, कि यूरोप के और दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने 300-400% ज़्यादा वैक्सीन खरीद कर अपने पास जमा कर ली हैं, और इसकी वजह से बाकी ममालिक के पास जो है वैक्सीन जो है नहीं पहुँच पा रही। तो उस वजह से जहाँ जहाँ वैक्सीन नहीं पहुँच पा रही वहाँ पे म्यूटेशन ज़्यादा हो रही हैं, और म्यूटेशन ज़्यादा होती हैं तो फिर कोई चांस ये पैदा हो जाता है कि कोई ऐसा वेरिएंट सामने आ जाएगा जो छा जाएगा पुराने वेरिएंट्स पे, और यही हुआ है डेल्टा के सिलसिले में और दूसरे वेरिएंट्स के सिलसिले में। और ये जो साइप्रस में पाया गया है, ये भी कोई यही ख्याल किया जा सकता है कि शायद ये अफ्रीका से शुरू हुआ हो या कहीं और ममालिक से, क्योंकि जब तक कि आपकी 70, 80, 90% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती, जब तक ये दबेगा नहीं, और ये नई नई शक्लें बदल बदल के सामने आता रहेगा, और चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं वेव्स आती रहेंगी, और फिर इसका चांस बिल्कुल मौजूद है कि ऐसी ख़तरनाक कोई वेरिएंट डेवलप हो जाए जिसमें डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, अमवात की शरह जो है वो वही हो जाए जो कि सार्स या मर्ज में थी, जिसमें 8 से 10% लोग जो थे जो मुब्तला होते थे वो इंतकाल कर जाते थे। तो अगर वो खुदा न खास्ता पैदा हो जाता है, जबकि
मौजूदा वेरिएंट्स हैं, इसमें 1 या 2% शरह है अमवात की, तो फिर तो एक क़यामत का समा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाजरीन, इसमें फौरी तौर पर इक़दामात की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान नाजरीन हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे और बहुत रेड फ्लैग्स उन्होंने रेस किए हैं ओमिक्रॉन और डेल्टाक्रॉन दोनों के हवाले से, और इस वक्त क्या ज़रूरत है वक्त है इसके ऊपर भी उन्होंने बात की। उनका ये ख्याल था कि गालिबन NCOC हैज़ टू रिव्यू इट्स डिसीजन कि जो लॉकडाउन फ़िलहाल नहीं करना है, तो वो उनका ये ख्याल है कि एटलीस्ट जो सबसे अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर फौरी तौर पर लॉकडाउन इन्फोर्स किया जाए और SOPs की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। देखने का शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।